स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने इस वीडियो में आज हम 8वीं कक्षा की सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का 5वां पाठ न्यायपालिका के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। न्यायपालिका न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो न्यायिक प्रशासन को संचालित करती है। न्यायपालिका के कार्य: नंबर 1 न्याय करना, नंबर 2 न्यायपालिका कानूनों की अवहेलना करने वालों को दंड देती है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका कानून एवं संविधान की व्याख्या करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। नंबर 3 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। संगठित न्यायपालिका: भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय के साथ संगठित है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण: न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह असंवैधानिक कानूनों को समाप्त कर सकती है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार: न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार शामिल हैं। सार्वजनिक हित के विवाद: अधिनिर्णय, न्यायिक निर्णय, याचिका, कानून निर्णय के लिए प्रार्थना, मुकदमा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। नंबर 1 है बरी करना: अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को आरोप मुक्त करना बरी करना कहलाता है। अपील करना: निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा: किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले धन को मुआवजा कहते हैं। बेदखली: किसी मकान या स्थान पर रह रहे लोगों को हटाना बेदखली कहलाता है। उल्लंघन: किसी कानून की अवहेलना करने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया का उल्लंघन कहते हैं। अब हैं कुछ इसके MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और होते हैं 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं यानी पद से हटा सकते हैं कितनी उम्र में? 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष की उम्र में उनको हटाया जा सकता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निश्चित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, दिल्ली, कोलकाता या शिमला में? तो दिल्ली में। उसके बाद हैं आपके क्वेश्चंस। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो अकॉर्डिंग टू NCERT 280,000। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे सलाह देता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताओ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक है, 80,000 रुपये मासिक है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन बताएं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य बताओ। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं। तो 2018 की बात हो रही है भाई, ये
19 तक जो रहा है उसका है। अभी आप प्रेजेंट में जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से कोई 2 क्षेत्राधिकार लिखें। नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं निश्चित की गई हैं? उनमें से कोई एक बताएं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन और किसकी सलाह से करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। उच्चतम न्यायालय का एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखें। शक्ति विभाजन से संबंधित केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद अथवा राज्यों के परस्पर झगड़े निपटाना। उच्चतम न्यायालय का एक अपीलीय क्षेत्राधिकार लिखें। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना जिसमें उच्च न्यायालय की राय में अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान द्वारा किस प्रकार उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया गया है? सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित न्यायिक एवं कानूनी योग्यताओं के आधार पर की जाती है। न्यायपालिका से आपका क्या अभिप्राय है? न्यायपालिका से अभिप्राय सरकार के उस महत्वपूर्ण अंग से है जो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या एवं इसके अनुसार निर्णय देती है। यदि कोई मनुष्य किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनानुसार दंड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर्ड होने के पश्चात कहाँ वकालत कर सकते हैं? रिटायर्ड होने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही वकालत कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो इनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं लिखें। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 वह भारत में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति तभी हटा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अपने अलग अलग अधिवेशनों में सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अयोग्य एवं दुराचार के आधार पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? कुछ मुकदमे उच्च न्यायालय में सीधे ले जाए जाते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मुकदमा उच्च न्यायालय में सीधा ले जाया जा सकता है। चुनाव याचिका की सुनवाई भी उच्च न्यायालय में सीधी होती है। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मुकदमे में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय उन मुकदमों में अपील सुनता है जिनमें अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय की कैद की सजा हो। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊपरी अदालत कौन सी है? सबसे ऊपरी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका से अभिप्राय सरकार के उस महत्वपूर्ण अंग से है जो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या एवं उनके अनुसार निर्णय देती है। यदि कोई मनुष्य किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनानुसार दंड देती है। इसके अतिरिक्त लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर हों। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब
उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। न्यायपालिका विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए और विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है? तो लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय है जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोग वोट गिर के अपनी सरकार बनाते हों, तो वहाँ पर लोकतंत्र होता है। भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार है, तो लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। नंबर 1, निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए। हमें निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। यदि न्यायपालिका पर अनावश्यक नियंत्रण होंगे तो वह निष्पक्ष ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। नंबर 2 है कानूनों की व्याख्या करने के लिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है ताकि वह कानूनों की व्याख्या सही ढंग से कर सके। संविधान की रक्षा के लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर ही होती है। 4th पॉइंट है आपका संघ का संरक्षक। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ न्यायपालिका संघ के संरक्षण के रूप में भी कार्य करती है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं, परंतु कई बार तथा राज्यों के बीच कई प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इन झगड़ों का निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। 5वां पॉइंट है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है तथा दूसरे व्यक्तियों अथवा सरकार को व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है यदि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल के कानूनों को भी रद्द कर सकती है यदि वे कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो देखिए इसका आंसर रहेगा कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा नहीं गया, ये उसके मूल रूप में ही शामिल किए गए थे, यानी जब इसको बनाया गया था तब से ही हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और जो हमारा सार्वभौमिक मताधिकार है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकार को गिराने की या बनाने की ताकत लोगों के पास होती है लोकतंत्र में। तो ये आपके इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा है ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। क्योंकि हरियाणा में तो कम से कम 8वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे ही, और ये भी घोषित कर दिया गया है कि अब 5वीं क्लास के बोर्ड के साथ साथ 5वीं और 8वीं क्लास में बच्चों को फेल भी किया जा सकता है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर और पढ़ते रहिए। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।